नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और उत्तर प्रदेश की खबरों की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करते हैं। आपको बता दें कि हिमाचल के रण में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार करते नजर आएंगे। सबसे पहले कुल्लू में करेंगे चुनाव प्रचार सीएम योगी। बंजार विधानसभा के लिए भी जनसभा को संबोधित उनकी ओर से किया जाएगा। कुल्लू के बाद जनपद मंडी जाएंगे सीएम योगी और बल्हा विधानसभा के लिए प्रचार करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि बतौर स्टार प्रचारक लगातार सीएम योगी एक के बाद एक अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करते नजर आ रहे हैं। हिमाचल के रण में सीएम योगी आज एक बार फिर उतरने जा रहे हैं और कई रैलियों को संबोधित करेंगे। और ज्यादा बातचीत के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार जुड़ रहे हैं। अनूप, सीएम योगी लगातार हिमाचल प्रदेश में बतौर स्टार प्रचारक एक के बाद एक रैलियों को पीछे भी करते नजर आए हैं और आज एक बार फिर हिमाचल के रण में सीएम योगी चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। क्या कुछ उनकी रैलियां रहेंगी और किस तरह की तैयारियां, क्योंकि आज आखिरी दिन भी है चुनाव प्रचार का हिमाचल में? देखिए रितेश, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बाहर भी प्रचार करने जाते हैं। निश्चित रूप से भाजपा को लाभ भी पहुंचता है और इस समय हिमाचल में लगातार उनकी जो जनसभाएं हुई हैं, आज हिमाचल में 4 जनसभाएं हैं। सबसे पहले वो कुल्लू जाएंगे, कुल्लू के जनपद में जनसभा करेंगे। फिर मंडी जिले में उनकी 2 जनसभाएं हैं और फिर उसके बाद फिर ऊना में एक जनसभा है। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से भाजपा को लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार करते अन्य प्रदेशों में नजर आते हैं और कहीं ना कहीं भाजपा को लाभ भी मिलता है। अभी आपने देखा हिमाचल में जिससे जनसभाओं में उनका एक जनसैलाब उमड़ता है, उनको देखने वाले, उनको चाहने वाले भी वहां पर और उनको सुनने के लिए, क्योंकि पूरे देश की बात करें तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जहां भी जाते कहीं ना कहीं समा मानते हैं। तो शायद यही वजह है कि भाजपा ने स्टार प्रचारक के रूप में हिमाचल में भी मुख्यमंत्री को चुना और लगातार उनकी जनसभाएं चल रही हैं। आज हालांकि आखिरी दिन है, 4 जनसभाएं प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 9:30 बजे यहां से रवाना हो चुके हैं और सबसे पहले जो उनकी जनसभा कुल्लू में होने वाली है, उसके बाद फिर 2 मंडी और उसके बाद जो आखिरी जनसभा होगी वो वहां ऊना के बाद फिर 5:30 बजे वहां से रवाना होंगे। 6:40 पर लखनऊ पहुंच जाएंगे, उसके बाद अपने आवास आ जाएंगे। लगातार बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, ऐसे तमाम जो राज्य हैं जहां पर मुख्यमंत्री ने स्टार प्रचारक के रूप में गए हैं और वहां पर भाजपा की सरकार भी बनी है। तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ती नजर आ रही है और दूसरी तरफ केंद्रीय नेतृत्व भी लगातार कोशिश करता है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का चेहरा है तो कहीं ना कहीं उनको भुनाने के लिए, उनकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, लोकप्रियता से जिस तरीके से लगातार वहां पर हिमाचल में लगातार लोकप्रियता बढ़ रही है और लोग भी निकल आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो लॉ एंड ऑर्डर की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिमाचल में करते नजर आए हैं और साथ ही साथ जो अपराधी हैं उनको सजा दिलाने का भी काम कहीं न कहीं प्रदेश सरकार ने पैरवी की है। तो ऐसे में गोरखपुर की भी बात करें तो एक आंकड़ा जारी हुआ था, 111 वहां पर अपराधी हैं जिनको सजा दिलाई, सरकार ने सजा दिलाने पैरवी की है। जिस तरह से आप इन तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं, किस तरह से यूपी में सरकार चलाई जा रही है, सख्त फैसले लिए जा रहे हैं, जो अपराधी उनको कठोर सजा भी दी जा रही है, लेकिन तमाम राज्यों की अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं, अपनी अपनी चुनौतियां होती हैं। किस तरह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जब हिमाचल प्रदेश में प्रचार करें तो किन मुद्दों को उनकी ओर से उठाया जा रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा जो है वो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश मॉडल को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसको लेकर लगातार उनकी जो जनसभाएं हो रही वहां पर अपनी बात भी कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जो समस्या थी वो लॉ एंड ऑर्डर की थी। दूसरा, विकास को लेकर जो केंद्र सरकार से योजनाएं आती थी, अभी तक उत्तर प्रदेश में उनका कुछ परसेंटेज था वो कम हो जाता था और लगातार यहाँ पर करीब 40 से ज्यादा ऐसी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिनका 100% काम हुआ है। सभी प्रदेशों में नंबर 1 उत्तर प्रदेश रहा है। तो ये कहीं न कहीं उनकी कार्य क्षमता है और शायद यही सब जब हिमाचल हो जाते हैं तब विकास को लेकर बात करते हैं, किस तरीके से विकास करना चाहिए और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है और साथ ही साथ
जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो किस तरीके से लागू होना चाहिए, भ्रष्टाचार इन पर तमाम किस तरीके मुद्दों से को लेकर प्रहार होना लगातार जो चाहिए, सीएम योगी हैं वो अधिकारियों हिमाचल को के रण किस में तरीके उतरे से हुए हैं और एक के बाद एक रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। और जैसा माना जा रहा है, जैसा पार्टी का मानना है कि सीएम योगी के प्रचार से पार्टी को फायदा पहुंचता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुप इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने फ्लैग ऑफ कर डेंगू के खिलाफ महाअभियान का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इस अवसर पर महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया, मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब, जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। नगर निगम के संपूर्ण साधनों का प्रयोग करते हुए आज 110 वार्डों में 545 गाड़ियों की फ्लीट द्वारा साफ सफाई, फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव किया जाएगा। और इस बीच एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें, रामपुर से बड़ी खबर, सपा नेता आजम खान केस में आज अहम सुनवाई होनी है। आजम खान केस में आज सेशन कोर्ट में ही सुनवाई होगी और इसे बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल आजम खान की विधायकी रद्द कर दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उनकी ओर से खटखटाया गया और आज इस मामले में सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। और बेहद ही महत्वपूर्ण इस लिहाज से, क्योंकि आज की सुनवाई में क्या कुछ फैसला निकलकर बाहर आता है, इसके बाद उसका असर आजम खान की विधायकी पर भी पड़ने जा रहा है। आपको बता दें कि विधायकी रद्द होने के बाद हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा उनको सुनाई गई थी, जिसके बाद अगले ही दिन, सजा होने के अगले ही दिन उनकी विधायकी भी रद्द कर दी गई थी, जिसके कारण सवाल उठे थे और आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब इस मामले में सेशन कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। सुरेश कुमार हमारे सहयोगी ज्यादा बातचीत के लिए रामपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश, आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन, आजम खान के केस में जिस तरह से 3 साल की सजा सुनाई गई, उसके ठीक बाद अगले ही दिन उनकी विधायकी भी रद्द कर दी गई। आज की सुनवाई कितनी महत्वपूर्ण उनके लिए? जी रितेश जी, बिल्कुल बता दूं मैं, क्योंकि आजम खान का आज करियर दांव पे लगा हुआ है, क्योंकि विधायकी रद्द होने के बाद उनको 3 साल की सजा दी गई है। हेड स्पीच लगातार आजम खान की अगर बात करें तो शुरू से ही विवादों में रहे हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, उसके बाद विवाद में रहे। बीजेपी सरकार आई, सरकार आने के बाद कहीं ना कहीं आजम खान पर सख्ती बरती गई, क्योंकि आजम खान लगातार शुरू से इसलिए विवादों में रहे क्योंकि वो एक तरीके से रामपुर के जो है मुस्लिम जो लोग हैं उनके भी नेता हैं और उत्तर प्रदेश के एक अकेले मुस्लिम चहेते नेता हैं। आज आजम खान की जो कोर्ट में सुनवाई है, एमपीएमएल कोर्ट में, तो कहीं ना कहीं आजम खान के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल और मुसीबत का सामना करना पड़ेगा उन्हें। अगर उनकी विधायकी जाती है तो बीजेपी को साफ तौर से फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी काफी समय से लगातार इस चीज पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि यहाँ के जो सांसद है उन्होंने पहले ही दावा कर दिया है कि आजम खान की अगर यहाँ से सदस्यता रद्द होती है या आज उनको कोर्ट में अगर सजा होती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा फायदा ये होगा कि जो शहर सीट पर लगातार काफी समय से वो नहीं जीत पाए हैं, वो भी जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। जी, लेकिन सुरेश, जिस तरह से बीते दिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन्हें बड़ी राहत मिली, उसके बाद आखिरकार जो आजम खान के वकील हैं उनका क्या मानना है आज की सुनवाई को लेकर, आज के दिन को लेकर? देखिए, आज मैं बता दूं, जो एमपीएमएल में कोर्ट में अगर उनके खिलाफ अगर कोई भी मामला आता है, अगर उनकी लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी मुश्किल ये होगी कि जो आजम खान का कैरियर है, लगभग 10 बार के विधायक रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। और उसके साथ साथ ही अगर आजम खान की आज विधायकी जाती है तो उसकी वजह से कि आजम खान के जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम खान, उन पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनका मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी झटका दिया है। तो आजम खान के लिए बहुत बड़ा अहम दिन है आज दिन होगा, क्योंकि अगर आज उनको सजा होती है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। बेहद ही महत्वपूर्ण दिन आज आजम खान को लेकर, क्योंकि जिस तरह से 3 साल की सजा सुनाई गई, उसके बाद उनकी विधायकी रद्द की गई और फिर उसके बाद रामपुर उपचुनाव को लेकर भी जानकारी सामने आई, जिस तरह से तमाम चीजों को लेकर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। तो उधर मथुरा में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मासूम बच्ची घर से रात को आटा लेने दुकान पर गई थी और इस दौरान दुकानदार ने बच्ची के साथ
रेप की घटना को अंजाम दिया। मामले की जानकारी मिलने पर परिजनों ने रास्ता जाम कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज करते हुए आगामी जांच शुरू कर दी है। ये अभी मैंने आके देखा तो काफी भीड़ थी। क्या बात हो गई तो मैं जगन और देवी नेता को बुला के लाया कि ऐसा है आप बच्चे को हाजिर कर दो। मैंने भीड़ का जो रुख देखा, बच्चे हाजिर कर दो। कोतवाल साहब बैठे थे, बच्ची पहले आ चुकी हमसे पहले और उन फौरन FIR करिए, फौरन मेडिकल को भिजाइए। 8 लेने आई थी बच्ची, बरप्पर में उसकी तोड़िया की दुकान है। उन्होंने जो खींच लिया लड़की को, कोई लड़का है पुलिस समाज का, उसने खींच के उसमें दुष्कर्म किया। बड़ी घटना घटित है, छोटी बच्ची है 18 साल की और निंदा का विषय है। तो वहीं गोरखपुर में शिक्षा और मेडिकल माफिया डॉक्टर अभिषेक यादव की पिपराइच के तुरा बाजार स्थित राज नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज की संपत्ति पर ताला लगाए हुए कुर्की की कार्रवाई की गई। माफिया की अब तक 103 करोड़ 5,07,422 रुपए की चल अचल संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। अभी भी संपत्तियों की जांच लगातार जारी है। गैंगस्टर एक्ट में जिला प्रशासन और पुलिस की यह अब तक की सबसे बड़ी संयुक्त कार्रवाई है। इसी वर्ष इनके और इनके साथियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें इनको रिमांड पर लिया गया। साथ ही साथ जो लोग जेल से बाहर से उनको भी अरेस्ट करके जेल भेजा गया। इसी के क्रम में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत इनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई सभी संपत्तियों का ब्यौरा एक टीम के माध्यम से, जिसमें कि स्थानीय पुलिस, राजस्व के अधिकारी, हमारे अभियोजन के अधिकारी व अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा एक टीम के रूप में काम करते हुए इन सभी की प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी की गई, जिसके बाद जिलाधिकारी गोरखपुर महोदय के आदेशानुसार इनके द्वारा अर्जित की गई ऐसी भूमि, उनके ऊपर बने हुए भवन, बैंक के खातों में इनकी जमा रकम और साथ ही साथ जो वाहन इनके द्वारा इस क्राइम के माध्यम से अर्जित किए गए थे, उनका डिटेल 14(1) के तहत कुर्क करने का आदेश पारित किया गया, जिसके तहत विगत 1 हफ्ते में इनकी ये सारी प्रॉपर्टीज गैंगस्टर एक्ट के तहत 14(1) की धारा के तहत इनको स्थानीय अधिकारियों द्वारा कुर्क किया गया है। रुकेंगे फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, खबरों का सफर लगातार जारी है। एक बात तो है, पिछली बार जब भाजपा को वोट दिया तो 125 यूनिट बिजली निःशुल्क मिली और तो और हर घर में गैस और पानी भी मिला। इस बार भी ना भाजपा को ही वोट देंगे। महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी और शिक्षा संस्थानों में 33% आरक्षण भी लागू करवाएंगे। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। नया रिवाज बनाएंगे, फिर भाजपा लाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आगरा में जिला प्रशासन ने नगर निगम निकाय 2022 चुनाव को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ तैयारी शुरू कर दी है। डीएम के निर्देशन में निर्वाचन अधिकारी ने जिला मुख्यालय के सभागार में बैठक कर छूटे हुए मतदाताओं के साथ बातचीत की। जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है, उनके लिए अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। 8 दिसंबर तक अपना वोट लिस्ट में ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से फॉर्म 8 भरकर मतदाता सूची में सम्मिलित करा सकते हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा दोनों ही सीटें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि दोनों ही परंपरागत सीटों पर कद्दावर नेताओं की साख जुड़ी है। मैनपुरी की लोकसभा सीट जो समाजवादी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद खाली हुई, तो वहीं सजा के ऐलान के बाद रामपुर के कद्दावर नेता आजम खान की सीट पर भी चुनाव
हो सकता है, चूंकि आज एक अहम फैसला आना है। 10 तारीख को नामांकन की आखिरी तारीख है। इससे तय माना जा रहा है कि दोनों ही सीटों पर 24 घंटे के भीतर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। लोकसभा और रामपुर की विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के लिए साख का सवाल है। इन दोनों सीटों पर ही मंथन जारी है। अखिलेश यादव ने सैफई में मंथन किया है कि किसे प्रत्याशी बनाया जाए। फिलहाल मैनपुरी सीट पर जो परंपरागत सीट है समाजवादी पार्टी की, वहां से तेज प्रताप यादव का नाम चल रहा है कि उन्हें प्रत्याशी बनाया जा सकता है। फिलहाल रामपुर से आजम के ही परिवार के जो बड़े बेटे हैं अब्दुल्ला अदीब, उनके प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा तेज है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी भी इन दोनों परंपरागत सीटों पर सेंधमारी की कोशिश में है और कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव ने जो मुलायम परिवार की बहू हैं, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं, उन्होंने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। इसके बाद चर्चा तेज है कि मैनपुरी से उन्हें भी प्रत्याशी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी घोषित कर सकती है। वहीं जो रामपुर की बात की जाए तो रामपुर में चुनाव प्रभावित करने की आशंका को लेकर समाजवादी पार्टी का एक दल आज चुनाव आयोग से भी मिला और वहां के मंडल आयुक्त को हटाए जाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आशंका जताई है कि वहां के मंडल आयुक्त अंजनय कुमार चुनाव प्रभावित कर सकते हैं। इसके लिए उनको चुनाव से पहले हटाया जाना चाहिए। फिलहाल 10 तारीख को नॉमिनेशन होना है, यानी कि बुधवार काफी अहम होगा। दोनों ही पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती हैं, जिसके बाद तस्वीर साफ होगी और चुनाव की जो रणनीति है वो जमीन पर नजर आने लगेगी। कैमरा पर्सन शिवम के साथ प्रकृति दुबई, जनता टीवी, लखनऊ।